माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। हम 3-4 दिन पहले से आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ा रहे हैं और हम बार बार कह रहे हैं कि क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। कम समय है और क्वेश्चन जो पूछा गया है बहुत अच्छा है, बार बार रिपीट करता है और इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन तो ज़रूर है, अच्छा है, लेकिन उसका जो सॉल्यूशन है उसमें बहुत सारे त्रुटियां हैं उसमें। तो उन क्वेश्चन को ज़रूर हम लोग जानेंगे, लेकिन उसका आंसर है, उसका जो कंसेप्ट है वो अपने इच्छानुसार होनी चाहिए, अपना होना चाहिए। वही बात को हमने यहाँ रखा है और आप लोग इसे बढ़िया से पढ़िए। कम समय में अच्छा रिजल्ट लाना है, प्रीवियस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। हम देखे हैं कि जो क्वेश्चन जो है 2011 से लेकर के 2022 तक का जो क्वेश्चन है बहुत बार रिपीट किया है और अच्छा क्वेश्चन सब है। इस क्वेश्चन को इतना प्रैक्टिस के साथ साथ इसका जो 4 ऑप्शन भी दिया जाता है उस पर भी थोड़ा सा क्या कहा जाए, उसको मेंटेन किया जाए, उसको भी थोड़ा अच्छे ढंग से समझा जाए क्वेश्चन को, तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो आप इतना ज़रूर जानिए कि इसको प्रैक्टिस कीजिए। साथ ही साथ हम यहाँ पर कुछ और सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड करते हैं जो एनसीईआरटी का रहता है और उससे रिलेटेड है। तो इतना परफेक्ट है कि आपको अच्छे नॉलेज, अच्छे रिजल्ट के लिए क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एकदम बिल्कुल कीजिए, मैं कह रहा हूँ उस बात को आप समझिए, हम बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो हमने कल पढ़ाया था 2015 का क्वेश्चन, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हैं जिसकी हम चर्चा यहाँ कर रहे हैं। है क्या कि संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, यानी संक्रमण तत्वों का सामान्य सूत्र कहिए या उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सामान्य सूत्र कहिए, बात एक ही है। संक्रमण तत्व यानी डी ब्लॉक के तत्व, और डी ब्लॉक के तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक के विन्यास है वह है आपको n-1 D1 to 10 NS1 to 2। इसका आंसर बी होगा, याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो n-1 D1 to 10 NS1 to 2 तक होगा, यह होगा। n-1 D नहीं होगा, डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं 10 तक होता है, 1 से लेकर 10 तक। जितने नंबर कक्षा होंगे उस कक्षा में से आप 1 घटाना पड़ता है। मान लेते हैं कि n का मान 4 होगा तो 3D में आएंगे, और डी जो ऑर्बिटल्स है डी ब्लॉक 3 से ही स्टार्ट होता है, 1D नहीं होता है, 2D नहीं होता है, 3 जब भी डी स्टार्ट होता है तो 3 से, पी जब भी स्टार्ट होता है तो 2 से, एस जब भी स्टार्ट होता है तो 1 से होता है। तो यहाँ पर आप जानेंगे कि n-1 डी 1 से लेकर कितना तक, 10 तक, n एस में 1 से लेकर कहाँ तक रहते हैं, 2 तक होता है। यहाँ पर देखिए यह नहीं होगा कि एस में 1 से लेकर 2 तक होता है, 1 दिया हुआ है, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित संक्रमण धातु आयन जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा उसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। आप जानिए कि यह जो है, यह n जो मतलब कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जितना होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का, उतना ही उसका चुंबकीय आघूर्ण होगा। आप देखिए यहाँ पर D5 है, तो आप जानिए कि डी ऑर्बिटल्स जो होंगे उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो यहाँ पर D5 है, यानी सिंगल 1 2 3 4 5 गो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए आप इसको इसको देखते तो 1 2 3 भरता। 7 है, 1 2 3 4 5, एक नीचे जोड़ा लग जाता 6, जोड़ा लग जाता 7, तो यहाँ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता। 9 है
तो 5 हो जाए 6 7 8 9, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं डी ऑर्बिटल के चुंबकीय आघूर्ण को रिप्रेजेंट करता है। तो यह D5 का होगा। 5 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होता है, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह है आपको K3CrOH के होल थ्राइस में Cr का उप स्वसंयोजक संख्या कितनी होगी। तो उप स्वसंयोजक संख्या जितने लिगेंड की संख्या होते हैं वही उसका उप स्वसंयोजी संख्या होता है। तो लिगेंड की जो संख्या है कितने हैं, 3 है, इसलिए इसका उप स्वसंयोजक संख्या कितने हो जाएंगे, 3 होंगे, यानी डी होगा, इसका आंसर होगा, याद रखिएगा, बेहतर है। नेक्स्ट है, ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में मैग्नीशियम डालकर किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, अल्कोहल को, और वह इथाइल अल्कोहल, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होते हैं वह इथाइल अल्कोहल के लिए होता है, इसका आंसर क्या होंगे, ए होगा। नेक्स्ट है, 1 डिग्री 2 डिग्री एवं 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर या जांच करते हैं, यह किसके द्वारा किया जाता है, यह ल्यूकस प्रतिकारक जांच है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानेंगे। यह आपको हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो चैप्टर है उसमें हेलो एल्केन का जो प्रिपरेशन है तैयार किया कैसे किया जाता है, उसमें अल्कोहल के द्वारा किया जाता है, उसमें प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल की चर्चा किया गया है। वह कौन सा एजेंट है, ल्यूकस है, ल्यूकस एक वैज्ञानिक का नाम है, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, इथाइल एसीटेट एवं मेथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्रतिक्रिया कर बनाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से है, यह 3 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। काहे, तो एक इथाइल, एक इसमें एक कार्बन, एक 2 कार्बन है, एक 3 कार्बन है, 3 कार्बन से घिरे हुए अल्कोहल जो होगा वह टर्शियरी अल्कोहल होगा, यानी 3 डिग्री अल्कोहल होगा, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन का संकरण होता है, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन का संकरण होता है और वह होता है sp2, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ, यह जो है कार्बोनिल कहने का जो मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो होता है वह डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड जहाँ भी होगा वहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, sp2 होते हैं और ये हो जाएंगे sp2। तो इस प्रकार से पढ़ते रहना है, प्रैक्टिस करना है, बेहतर है आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, जरूर आपका इससे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिक्रिया कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है प्रतिक्रिया को, यह प्रतिक्रिया है RCOCl + H2, यह पैलाडियम है PD और BSO4 बेरियम सल्फेट के उपस्थिति में यह बनाता है RCHO + HCl। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाता है, यह जानिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैनिजारो प्रतिक्रिया, बी में है रोजेनमुंड अभिक्रिया, सी में हैलोफॉर्म प्रतिक्रिया और डी में है क्लीमेंसन प्रतिक्रिया। तो आप ये जानेंगे कि यह अभिक्रिया जो है रोजेनमुंड अभिक्रिया है, रोजेनमुंड अभिक्रिया है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में यह पढ़ना है चैप्टर में। यह रोजेनमुंड अभिक्रिया में क्या होता है, जब एल्काइल एसिड क्लोराइड को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं PD एवं बैरियम सल्फेट की उपस्थिति में, तो बनाता है एल्काइल एल्डिहाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यह कौन सा प्रतिक्रिया होंगे, रोजेनमुंड। यह 3-4 बार रिपीट किया है एग्जामिनेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन कैनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है। देखिए एल्डिहाइड गुजरता है, इसमें सब एल्डिहाइडे है, CH3CHO एसिटल्डिहाइड हो गया, ये प्रोपेनल्डिहाइड हो गया, यह आपको आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड हो जाएंगे और यह फॉर्मल्डिहाइड है। तो आपको कैनिजारो रिएक्शन में आपको एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में कैनिजारो रिएक्शन है, जब फॉर्मल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो मेथेनॉल और जब फॉर्मल्डिहाइड को अभिक्रिया कराते हैं तो मेथेनॉल और बनता है आपको पोटेशियम फॉर्मेट, तो इसका आपको आ जाएंगे, यह बना लेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित
शुगर्स में से सबसे मीठा कौन है? तो निम्नलिखित शुगर में से सबसे मीठा जो होते हैं वह फ्रुक्टोस होता है। कौन होगा? फ्रुक्टोस होगा। ध्यान में रखेंगे, ये हो जाएंगे फ्रुक्टोस बी। नेक्स्ट है एंजाइम क्या है? एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, प्रोटीन होगा। नेक्स्ट है नेचुरल रबर निम्नलिखित का बहुलक है। यह आइसोप्रीन का बहुलक होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन है? टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आपको हैलोएल्केन और हैलोएरीन का जो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसका फर्स्ट पेज में जो उसका यूजेज में है उसमें दिया है, वह क्लोराम्फेनिकॉल होता है। एक प्रकार के एंटीबायोटिक्स है, प्रतिजैविक है। क्लोराम्फेनिकॉल जो टाइफाइड रोग को निवारण में उसका उपयोग किया जाता है, काफ़ी पॉपुलर है। ये एग्जामिनेशन में कई एक बार पूछा गया, एंटीबायोटिक है, इसको ध्यान में रखना है। यह हो जाएंगे आपको टाइफाइड को क्लोराम्फेनिकॉल एंटीबायोटिक हो जाएंगे। नेक्स्ट है पीड़ाहारी क्या है? पीड़ाहारी यानी दर्द निवारक, कष्ट को निवारण करने वाला जो औषधि है उसी को पीड़ाहारी कहते हैं। और इसमें पीड़ाहारी के रूप में आपको मॉर्फिन, पैरासीटामोल, एस्प्रिन, यह सब जो मेडिसिन होते हैं, केमिकल होता है, यह जो है आपको दर्द को ठीक करने के लिए होते हैं, दर्द को आराम करने के लिए होता है, दर्द निवारक औषधि है। उसी को हम एनाल्जेसिक या पीड़ाहारी के नाम से जानते हैं। यानी वह रासायनिक पदार्थ जो शरीर के दर्द में आराम देने के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसे पीड़ाहारी कहते हैं। यह मॉर्फिन, पैरासीटामोल, एस्प्रिन, सेरिडॉन, यह सब जो है एनाल्जेसिक ग्रुप का है। नोवाल्जीन, एनाल्जीन, अल्ट्राजीन, यह सारे मेडिसिन जो होते हैं पेन किलर है, दर्द निवारक है, और यह सब के सब जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। देखिए, हम एक बार फिर कहना चाहूँगा कि एग्जामिनेशन का बहुत निकट समय है और आप लोग घबराइए नहीं, धैर्य के साथ पढ़िए और एनसीईआरटी बुक का अध्ययन करें। कि अब एनसीईआरटी किताब का पूरे संपूर्ण अध्ययन करना कठिन है। हम एनसीईआरटी के बातों को ही पढ़ाते हैं, साथ ही साथ जो क्वेश्चन बैंक है उसको रिपीट करते हैं। आप लोग पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए, यही समय है कि आप लोग पढ़ करके बेहतर कर सकते हैं। आप पहले से बहुत कुछ पढ़े हैं पहले से, लेकिन वह सब आपको तैयारी के रूप में नहीं होगा। पढ़े हैं, संपूर्ण सिलेबस भी पढ़े होंगे, याद नहीं रहा होगा, लेकिन अभी जो है आपको सिलेक्टेड चीज़ों को पढ़ना है। सिलेक्टेड चीज़ को पढ़ करके, टॉपिक्स को पढ़ करके उससे बेहतर रिजल्ट लाना है। तो यह आपको अभी का जो पढ़ाई है, अभी का जो मेहनत है, वह आपके जीवन को संभालेगा। आप इस बात को समझेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा भी लापरवाही नहीं करेंगे। आप निरंतर सभी विषयों को जो आपका सिलेबस है उसको पढ़ना है। 1 फरवरी से एग्ज़ाम है और समय कम है। पहला दिन मैथमेटिक्स है, उसके बाद फिजिक्स है, उसके बाद केमिस्ट्री है, इस तरह से बीच में अंग्रेजी है, बायो है, हिंदी है। तो ये सारी बातें हैं और आपको अच्छा नंबर लाना है। 10th के बाद जो बोर्ड एग्जामिनेशन 12th होते हैं उसमें अच्छे जॉब के लिए, एप्लीकेंट बनने के लिए उसमें परसेंटेज खोजा जाता है। वह मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए फर्स्ट डिवीज़न, और फर्स्ट डिवीज़न बिहार बोर्ड में लाना एक थोड़ा सा कठिन बात हो जाता है। लेकिन यदि आप कॉन्शियस हैं, जागरूक हैं पढ़ाई के प्रति, तो वह आसान है। फर्स्ट डिवीज़न कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेहनत करने की बात है। कम समय में हम आपको पूर्ण तैयारी कराएंगे और करा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग जो विद्यार्थी हैं इस चैनल से जुड़कर भरपूर फ़ायदा उठाइए। कभी कभी हम मायूस हो जाते हैं, दुखित हो जाते हैं कि जितनी हम उम्मीद से, लगनशील से बच्चों अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं वह इग्नोर कर देते हैं, नहीं पढ़ते हैं। यह लापरवाही है। इस लापरवाही को थोड़ा कुछ दिनों के लिए हटाइए, इसके बाद जो कुछ भी कीजिए, लेकिन अच्छा रिजल्ट लाइए। और यह रिजल्ट कब आएंगे? जब आप कॉन्शियस होंगे, जागरूक होंगे,
पढ़ाई के प्रति जिम्मेवारी रखेंगे, और यह जिम्मेवारी आपको रखना पड़ेगा, तभी अच्छा रिजल्ट आएगा। आज जानते हैं आज कितनी बेरोजगारी का दौर है, और शिक्षित बेरोजगारी के नाम पर लोग बहुत सारी बातें करते हैं। तो एक्चुअली में शिक्षित बेरोजगार नहीं होंगे, जो पढ़ते हैं, जिनके पास मेरिट है, बहुत सारे वैकेंसी हैं, वह पढ़ करके जॉब ले ही रहे हैं। डिग्री से काम नहीं चलेगा, डिग्री के साथ मेरिट भी होना चाहिए। तो ये सारी बातों को आपको समझना है। निष्ठापूर्वक पढ़िए, कर्मठ बनिए, और अपने लिए तो कर्मे कीजिए, साथ ही अपने माता पिता के अरमानों को पूर्ति कीजिए। आप बेहतर करेंगे, माता पिता काफ़ी खुश होंगे, और वह उनका लंबी उम्र हो जाएगा। माता पिता कब खुश होते हैं? जब बच्चे अपना उपलब्धि को देते हैं। हर माता पिता को अपने बच्चों से काफ़ी उम्मीद रहता है, और वह उम्मीद की समय आ गया है, और वह आपका 12th एग्जामिनेशन है। यही से आपको जीवन का, कैरियर का, आपको जो चाहेंगे, जिस तरह की रास्ता को आप मजबूत बनाना चाहेंगे, उधर जा सकते हैं। मेडिकल के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, जनरल कंपटीशन के क्षेत्र में, कहीं ना कहीं आपको सेटल होना है, आपको स्टेबल होना है। तो इसके लिए थोड़ा सा कॉन्शियस होइए। देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत लाखों लाख, लगभग 15-16 लाख स्टूडेंट अपीयर होते हैं। उसमें से जो अच्छा करते हैं, उनमें से जो टॉप करते हैं, उनका एक रणनीति है। वह एक टारगेट बनाते हैं कि हमको इस बात को करना है, और आप ही लोगों में से ना है। वह क्या करते हैं? एक सिस्टम में काम करते हैं, एक एक बिंदु पर ध्यान देते हैं, सभी विषयों पर ध्यान देते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं, रिस्पॉन्स लेते हैं, तो उनका एक अच्छा रिजल्ट आता है। रिजल्ट लाइए, आप लोग लाएंगे तो हम भी खुश होंगे, क्योंकि आपसे हमको भी उम्मीद है कि मेरे स्टूडेंट्स अच्छा करेंगे। अच्छा करने के लिए मैं बेहतर काम कर रहा हूँ। ऑनलाइन जो एजुकेशन जो अब उपलब्ध हो गया है, वह बेहतर है। घर बैठे आप पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए क्या है? आपको ईमानदार बनना होगा, आपको कंसंट्रेट रहना होगा, आपको जिम्मेवारी रखना होगा। आप अपने के साथ साथ अपने घर वालों को, अपने माता पिता को, अपने गांव रिलेशनशिप को, सबको खुश कीजिए। यह कब खुश होंगे? जब आप अच्छा रिजल्ट देंगे। अच्छा रिजल्ट कब आएगा? जब आप निरंतर पढ़ते रहेंगे। तो इतना आप लोगों से हम भी उम्मीद रखते हैं। पढ़िए, अवश्य पढ़िए, और आपकी हर मेहनत की परिणाम मिलेंगे। यह मेरा भी आप लोगों के साथ आशीर्वाद है। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं। फिर कल हम आगे के टॉपिक्स के साथ आएंगे।